नमस्कार। हम पोस्ट मॉडर्निज्म उत्तर आधुनिकतावाद के ऊपर चर्चा कर रहे थे। एक ऐसी विचारधारा जो मूलतः यूरोप में पैदा हुई और जो एंग्लो अमेरिकन थॉट है उसका विरोध करती है, आधुनिकतावाद का विरोध करती है, मेगा नैरेटिव्स का विरोध करती है। ऐसी ही विचारधारा की हम चर्चा कर रहे हैं। सत्य की निरपेक्षता, सार्वभौमिकता का विरोध करती है उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निटी या पोस्ट मॉडर्निज्म। माफी चाहूंगा, मॉडर्निटी नहीं, पोस्ट मॉडर्निज्म, उत्तर आधुनिकतावाद एज ए आइडियोलॉजी, क्योंकि हम कंडीशन नहीं कर रहे हैं, हम एज ए आइडियोलॉजी कर रहे हैं। उत्तर आधुनिकतावाद, अभी तक हमने अंतर देखा था कि क्या अंतर है मॉडर्निटी में और पोस्ट मॉडर्निज्म में। अब हम इसकी विशेषताएं करेंगे, निकल के बातें वहीं से आएगी, अब आपको समझ में आ जाएगा। उत्तर आधुनिकतावाद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, मूल तत्व है, बेसिक फंडा है, उनकी हम चर्चा करेंगे। इसका पहला ही मूल फंडा है कि ये विरोध करते हैं किसका? आधुनिकता के विरोधी है। आधुनिकता बल देती है व्यवस्था पे, आधुनिकता बल देती है स्थायित्व के ऊपर। आधुनिकता बल देती है सुख की सार्वभौमिक परिभाषा के ऊपर। अभी चर्चा करेंगे, मजेदार चर्चाएं करते हैं परिभाषा के ऊपर। आधुनिकता ये कहती है कि एक व्यवस्थित समाज के सार्वभौमिक नियमों को खोजा जा सकता है। न्यूटन जब ये कहता है कि गति के नियम खोजे जा सकते हैं, भौतिक पदार्थ गति कैसे करते हैं, केपलर जैसे लोग कहते हैं कि ग्रहों की गति के नियम भी खोजे जा सकते हैं। पिंड गति कैसे करते हैं, न्यूटन कहते हैं गति, वस्तुएं गति कैसे करती है। तो वैसे ही समाज संचालन के भी निश्चित सार्वभौमिक नियम खोजे जा सकते हैं। अभी तक हमें गति के नियमों को नहीं पता था, वस्तुएं गति क्यों करती है हमें तो पता ही नहीं था। न्यूटन ने बताया कि वो क्यों गति करती है, बल धक्का देता है, बल पीछे खींचता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी होता है, ऐसे करके उसने उसमें बहुत सारे गति के नियम समझाए थे। तो जब न्यूटन ये कहता है कि मैं वस्तुओं की गति के नियम खोज सकता हूं, तो हम भी खोज सकते हैं कौन से नियम? सामाजिक गति के नियम। क्या किसी ने कोशिश की क्या सामाजिक गति के नियम खोजने की? ये मैकियावेली से लेके अब तक हम यही खोजते आ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना है तो आप होब्स को समझ जाओ। होब्स का गति कैसे हुई कि पहले हम थे प्राकृतिक अवस्था में, वहां हमसे एक दूसरे को मार रहे थे, फिर हमने आपस में किया सामाजिक समझौता, फिर हमने बनाया लेवियाथन, और हम प्राकृतिक समाज से गति करके कौन से समाज में आ गए? आधुनिक समाज में आ गए। हेगल ने भी गति करा दी। पहले हम थे वो जंगलों में थे, फिर हम आए नगर राज्यों में, फिर हम आए मध्यकाल में, फिर हम आए राष्ट्र राज्य में। कार्ल मार्क्स ने भी समाज को गति दे दी कि पहले आदिम साम्यवाद था, फिर दास समाज आया, फिर सामंती समाज आया। कि जब न्यूटन खोज सकता है तो कार्ल मार्क्स भी खोज सकता है। इन्होंने सार्वभौमिक नियमों की खोज का दावा किया कि इतिहास ऐसे बेटा था, गतियां ऐसी होती है, समाज वही अच्छा होता है, वही सब कुछ सही है। अब ये क्या करते हैं, व्यवस्था और स्थायित्व के इनकी निश्चित परिभाषाएं हैं। जो इनकी खिलाफत करता है वो क्या फैलाता है? अस्थायित्व फैलाता है। तो क्या नियम है? नियम वो हैं जो कौन निर्धारित कर देता है? श्वेत। वो ही व्यवस्था बना सकते हैं। श्वेत ने, गोरे आदमी के नियम ही अंतिम नियम है। वही नियम है जो किसने बना दिए है? पुरुष ने। वही नियम है जो कौन से जगत ने निर्धारित किए हैं? पाश्चात्य जगत ने। वही मूल्य सर्वोच्च हैं, वही परंपराएं, वही ज्ञान सर्वोच्च है जो आया है वेस्टर्न से। तो व्यवस्था और स्थायित्व के बारे में
इन्होंने जो नियम निर्धारित कर दिया है वो ही चलते हैं। ये जो डिसाइड कर देते हैं वही अंतिम सत्य होता है और कोई अंतिम सत्य नहीं होता। और ये सारी बातें निकली कहां से, जब क्या आई, आधुनिकता आई। तो ये वो हैं जो व्यवस्था और स्थायित्व के बल देते हैं। व्यवस्था और स्थायित्व के इनके निश्चित नियम है। पूंजीवाद होना चाहिए, उदारवाद होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, विवेक होना चाहिए, रूढ़ियां नहीं होनी चाहिए, परंपराएं नहीं होनी चाहिए, ऐसे ये करते हैं। तो ये सुख की सार्वभौमिक परिभाषा का क्या करते हैं कि वो हमने खोज ली है। उत्तराधुनिकतावाद इनका क्या करता है, विरोध करता है कि ये झूठा दावा करते हैं व्यवस्था और स्थायित्व का। परिणाम स्वरूप ये क्या करते हैं, जो भी इनका विरोध करता है उसको वो कहते हैं कि ये अव्यवस्था फैला रहा है। जो भी इनके विरोध में है वो कहता है कि यहां तो क्या होगा, अस्थायित्व होगा। अब हमारे मन में कितनी बुरी तरह से ये बैठा हुआ है कि देखिए ब्रिटेन में कितने साल से स्थायित्व है, अमेरिका का संविधान बने हुए कितने साल हो गए, कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, ठीक है। और अफगानिस्तान थोड़े से समय में कितनी बार उथल पुथल हो गई है उस समाज के अंदर। तो वो क्या करते हैं, दो चार ऐसे देशों का उदाहरण उठाते हैं जहां अस्थायित्व है, अव्यवस्था है। वो किस वजह से, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं है, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, यहाँ उदारवाद नहीं है, यहाँ कट्टरता है, पिछड़े हुए समाज है। तो हमारे मन में बैठ गया है कि ये जो मुस्लिम कंट्रीज होते हैं वो कैसे होते हैं, पिछड़े होते हैं, या अव्यवस्था है, या अस्थायित्व है, लोग ऐसे बहुत ही बुरे हालात में हैं, स्त्रियों की स्थिति बहुत ही बिगड़ी हुई है। हमारे मन में भी इन्होंने बिठा दिया है। जबकि जरूरी है क्या वही समाज वैसा ही हो जैसा उनका है? समाज और भी तो हो सकता है। तो अरब देशों के मुस्लिमों का समाज भी अपने हिसाब से ठीक है, उनको वो ठीक लगता है उसका पालन करे, और पाश्चात्य तो बड़ा पालन करे, दूसरों को थोपने की जरूरत नहीं है। आधुनिकतावाद के साथ दिक्कत ये है कि ये वेस्टर्न में पैदा हुआ, इसलिए वेस्टर्न आधुनिकता के नाम के ऊपर खुद को सर्वोच्च साबित करता है और बाकी को कहता है तुम पिछड़े हुए हो। हमें क्या कहता है, आप तो गुलाम है, आप तो पिछड़े हुए। तो ये उत्तर आधुनिकतावाद इसीलिए आधुनिकता का क्या करता है, विरोध करता है। नंबर 2, ये अपन बार बार नहीं करेंगे, ये मेगा नैरेटिव्स का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, महावर्तांत का विरोध करते हैं। और अभी अभी चर्चा कर चुके हैं, फिर और चर्चा कर लेंगे। लियोटार्ड पोस्ट मॉडर्न कंडीशन में कहते हैं कि महावर्तांतों को नकारना, इनका प्रतिवाद करना और इनकी असफलताएं बताना ही क्या है, उत्तर आधुनिकता है। लियोटार्ड ये बोल के गया है। तो लियोटार्ड महावर्तांतों का विरोध है, उसी को क्या बोलता है, उत्तर आधुनिकता। क्योंकि आधुनिक काल में क्या रचे गए, महावर्तांत रचे गए विचारधाराओं के नाम के ऊपर। चाहे वो मार्क्सवाद था, चाहे उदारवाद था, चाहे वो रूढ़िवाद था, कि जीना है तो ऐसे जिया जा सकता है, इससे जीने का अलग और कोई तरीका नहीं है। और ये बताओ सारी विचारधाराएं आई कहां से है? ये सारी वेस्टर्न है। मार्क्सवाद है वेस्टर्न, उदारवाद है वेस्टर्न, रूढ़िवादी एडमंड बर्क और ये सारे वेस्टर्न के हैं। तो ये सब वेस्टर्न विचारधारा है जो हमारे ऊपर थोप दी गई है बाकी संसार के ऊपर। तीसरा है कि ये किसका समर्थन करते हैं, विखंडन का समर्थन करते हैं। ये कहते हैं कि जो आप अर्थ लगाते हैं ना, वो अर्थ नहीं होता, कई बार उसके पीछे छुपे हुए और बहुत सारे अर्थ होते हैं। आप उनको समझने की कोशिश करें, आप अपने कोशिश करते हैं, आप समझना, देखो उसके अर्थ समझ जाते हो। पीछे मैं 3-4 दिन पहले मैं पार्क में घूम रहा था, तो एक मेरे परिचित आ गए, उनके साथ एक उनके परिचित थे जिनको मैं जानता नहीं था। तो वो ना ऐसे बड़बोले से थे, वो जो मेरे परिचित नहीं थे। तो हम तीनों वैसे मिल गए, 2 तो हम जानते थे, तीसरे को मैं जानता नहीं था, वो उसका परिचित था। वो दोनों घूमने थे, मैं भी उनको मिल गया। तो वो ऐसे ही कहने लगा कि भाई साहब आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे को आज कम से कम 28-30 साल हो गए, मैंने गीता का वर्ण कर रखा है, मैं गीता के उपदेश नियमित रूप से सुनता हूं, ठीक है, और अपने जीवन का संचालन गीता के अकॉर्डिंग करता हूं। तो मैंने हाथ जोड़ लिए, मेरे को धन्य है यार आप,
भी इस कलयुग में आप गीता के अकॉर्डिंग चलते हैं, जो गीता के उपदेश मानते हैं, आज भी आप गीता के अकॉर्डिंग अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आपसे मान कोई हो ही नहीं सकता, बात खत्म हो गई। उस आदमी का जीवन कैसे संचालित हो रहा है? गीता के उपदेशों के अकॉर्डिंग। वो वही करता है जो गीता उसको कहती है। जब वो भाई थोड़ा सा दूर हुआ तो मेरे को यार ये बड़ा ग्रेट आदमी है, कि ग्रेट नहीं है, गीता इसकी पत्नी का नाम है। अब ठीक है, अब ये बताओ कि मैंने जो आपकी कहानी बताई, आप उसके पीछे पहुंच गए थे क्या? नहीं पहुंच पाए थे। विखंडन कहता है कि जो बातें बोल दी गई है उसके पीछे भी कुछ मर्म और इतने अर्थ छिपे होते हैं, आप उनको समझने के प्रयास करें आप। तो ये क्या का समर्थन करता है? विखंडन का समर्थन करता है। चौथा, ये किसको महत्वपूर्ण मानता है? ये भाषा को महत्वपूर्ण मानता है, कि भाषा से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज जो समझ में आती है वो काय के माध्यम से आती है? भाषा के माध्यम से। और भाषा के जो वैज्ञानिक अर्थ नहीं होते, भाषा का कोई एक अर्थ है नहीं होता, भाषा के बहुविध अर्थ होते हैं। और भाषा शक्ति के साथ जुड़ी होती है। अब हमने ये सोच रखा है कि हमें अगर सुखी जीवन जीना है तो सिर्फ कौन सी भाषा के माध्यम से जी सकते हैं? इंग्लिश के माध्यम से। या किसी भी चीज को अगर हमें सही तरीके से समझ रहे हैं, अगर हम नहीं जानते हैं राजनीति के बारे में, संसार के बारे में, किसी जीव जंतु के बारे में, तो हमें अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो कहां जाना पड़ेगा? भाषा के यहां जाना पड़ेगा। तो ये कहते हैं कि भाषा महत्वपूर्ण होती है। आपके मन में जो भी तस्वीरें बनाती है वो कौन बनाती है? भाषा बनाती है। ये विज्ञान महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि महत्वपूर्ण कौन होती है? भाषा। आप क्या चीज सही है और क्या गलत है, आपके मन में किसके द्वारा बिठाया जाता है? भाषा। और भाषा कभी वस्तुनिष्ठ नहीं होती। अब ये पंथीय भाषा होती है। जैसे कर्नाटक चुनाव में जो भाषा बोली गई, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम बजरंग दल के ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, उन्होंने अर्थ लगाया कि हम बजरंग बली पे प्रतिबंध लगा देंगे। तो क्या भाषा वस्तुनिष्ठ होते हैं? भाषा के बहुविध अर्थ होते हैं। बहुविध अर्थ है कि हम बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाएंगे, उन्होंने कहा बजरंग बली पे प्रतिबंध लगाएंगे। ये कह रहे हैं, आप समझने की प्रयास करो। तो ये क्या करते हैं कि आप भाषा को समझिए कि ये भाषा है, ये कहना क्या चाहती है। तो आप इस संसार को जो समझ विकसित होती है ना, वो होती काय के माध्यम से है। ये भाषा हमें बोल के बताया जाता है कि ये हमारी जाति है, हमें बोल के बताया जाता है कि ये हमारा धर्म है, ये हमें बोल के बताया जाता है कि भारत हमारी माता है, ये हमारा राष्ट्र है। ये बार बार पूरे दिन ये मीडिया वाले क्या चिल्लाते रहते हैं? भाषा भाषा लिखते रहते हैं। देखते ही देखते उन्होंने हमारे मन में क्या पैदा कर दिया है? एक भाषा को लेके, और हमारे मन में राष्ट्रवाद पैदा कर दिया है। तो हर चीज में क्या चीज महत्वपूर्ण होती है? भाषा। तो डेरिंडा जैसे लोग तो बनते हैं कि विश्व का से बना हुआ है भाषा से। इस विश्व का जैसा भी स्वरूप है वो बनाया किसने है? भाषा ने बनाया है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि इस संसार में प्रलय होगी, उस दिन शिव तांडव करेगा, ठीक है, और उस दिन फिर जिस दिन शिव तांडव करेगा ना, उस दिन पहाड़ टूट जाएंगे सारे, नदियां हैं वो सारे तटबंध तोड़ देगी, और समुद्रों में ना सुनामी आ जाएगी। ऐसे करके, और आपके मन में जो शिव की मैंने छवि बनाई है, इकाई के माध्यम से बनाई है, भाषा के माध्यम। अब आप इस संसार में जो प्रलय की तस्वीर आपके मन में है वो शिव के चारों ओर केंद्रित है। तो मैंने आपके प्रलय के बारे में जो सोच पैदा की है वो काय के माध्यम से पैदा की है? भाषा के माध्यम से। तो सार्वभौमिक क्या है, सत्यता क्या है, ज्ञान क्या है, वस्तु को हम देखते कैसे हैं, ईश्वर क्या है, जातियां क्या है, इन सब का निर्माण काय के माध्यम से होता है? भाषा। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? इसको ध्यान से समझने की, पढ़ने की कोशिश करो कि ये कहना क्या चाह रही है। तो ये किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं। अब देखते हैं कि ये कहते हैं कि सत्य जो होता है वो क्या होता है?
सापेक्ष होता है, सत्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं होता। ये जो पाश्चात्य देशों ने जो कुछ डिस्क्राइब कर रखा है कि सत्य सार्वभौमिक है, वो गलत है। सत्य बदलता रहता है। सत्य निरपेक्ष और अंतिम और सार्वभौमिक नहीं होता। फिर ये कहता है कि उत्तर आधुनिकता एक ऐसी अवधारणा है, सांस्कृतिक अवधारणा, इसको समझते हैं कि उत्तर आधुनिकता एक कल्चरल कंसेप्ट है। पहले तो इसको देखते हैं कल्चरल कंसेप्ट कैसे है। दरअसल उत्तर आधुनिकता किसमें बदलाव करती है? संस्कृति में बदलाव करती है। इस संस्कृति में कैसे बदलाव करती है? ये युवाओं से कहती है कि कोई भी चीज है ना, वो कोई अंतिम सत्य तो है नहीं। ये तुमसे कहते हैं 5 बजे उठा करो, तुमसे कहते हैं सुबह ना उठ के माँ बाप के पैर छुया करो, ये तुमसे कहते हैं कि ये नशा से दूर रहा करो, ठीक है। तुमसे कहते हैं कि ये जो संबंध है ना, ये जब तक जवान हो, नौकरी नहीं लगो, तब तक किसी से कोई संबंध बनाने नहीं है, एकांत में रहा करो, पढ़ा करो। ये सब क्या है? तो कि उत्तर आधुनिकता ये कहती है कि युवाओं तुम अपने हिसाब से जियो, उनको अपने हिसाब से जीने की क्या देती है? छूट देती है। तो ये चाहे वो युवा हो, चाहे वो नारियां हो, उनसे ये कहती है कि तुम दमित नहीं हो, तुम खुद क्या हो? दुर्गा हो, तो अपने हिसाब से जियो। तो ये संस्कृति में चाहे युवा है, चाहे नारियां हैं, चाहे पिछड़े हैं, उनके हमारी वर्तमान संस्कृति को क्या कर देती है? ये चेंज कर देती है, वर्तमान संस्कृति को बदल के छोड़ देती है। तो ये दरअसल कैसी अवधारणा है? सांस्कृतिक अवधारणा है, जो विभिन्न जो वर्ग हैं उनमें नई नई संस्कृतियों को पैदा करती है और पुराने विचारों और संस्कृतियों को उखाड़ फेंकती है। जो सेट नियम है उन पे प्रश्नवाचक लगा देती है। तो ये एक सांस्कृतिक अवधारणा है। अब एक विचारक है फ्रेडरिक जेमेसन। जेमेसन ये बोलता है कि ये जो पोस्ट मॉडर्निटी है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये विलंबित पूंजीवाद है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, ये सीधा ही आता है, लेट कैपिटलिज्म, विलंबित पूंजीवाद। किस विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क? देखो क्वेश्चन तो इतना ही आएगा। फ्रेडरिक जेमेसन ने उत्तर आधुनिकता को विलंबित पूंजीवाद का कौन सा तर्क कहा है? सांस्कृतिक तर्क कहा है। ये क्या कहना चाह रहा है फ्रेडरिक जेमेसन? जेमेसन ये कह रहा है कि जब पूंजीवाद आया था ना, तो इस पूंजीवाद ने जो व्यवस्था बदली मॉडर्न काल में, जो पूंजीवाद आया, आधुनिक काल में जो पूंजीवाद आया 17वीं 18वीं शताब्दी में, उसने कौन सी चीजें बदल दी? वस्तुएं बदल दी। पहले वस्तुएं हाथ से पैदा होती थी, अब वस्तुएं मशीनों से पैदा होने लगी। पहले हम वस्तुओं से बहुत ज्यादा प्रेम नहीं करते थे, हमारे लिए धर्म और अध्यात्म भी महत्वपूर्ण था। जैसे पूंजीवाद आया तो उसने क्या किया? आपके लिए भौतिक चीजें क्या है? जरूरी है। तो इसने काय पे दावा बोला? वस्तुओं पे दावा बोला, और हमारे लिए क्या जरूरी कर दी? वस्तुएं जरूरी कर दी। अब आया है ये दूसरे प्रकार का कैपिटलिज्म, इसको लेट कैपिटलिज्म बोलते हैं। और इसने अब किस पे दावा बोला है? संस्कृतियों पे दावा बोला है। क्योंकि अब जो बेचने का काम है वो वस्तुओं का नहीं बचा है। अब ये किसको बेचता है? संस्कृति को बेचता है। अब ये योग को बेचता है, अब ये अध्यात्म को बेचता है, अब ये आपके जो ध्यान लगाते हैं ना, ध्यान को बेचता है, अब ये शांति को बेचता है, जो विभिन्न धर्मों में शांति के, बुद्ध की अहिंसा को बेचता है ये। तो अब लेट कैपिटलिज्म ने क्या किया है? जो बाद का पूंजीवाद आया है, इसने कौन से चीजों को बेचना शुरू किया है? सांस्कृतिक चीजों को बेचना शुरू कर दिया। तो ये कौन से नए नए तर्क गढ़ता है? पहले तो वस्तुओं के बारे में तर्क गढ़े जाते थे, भौतिक चीजों के बारे में तर्क गढ़े जाते हैं कि ये चीजें अच्छी है, इन चीजों का उपयोग करो, ये कपड़े अच्छे हैं, ये मशीन से बने हुए हैं, ये जूते अच्छे हैं। बार बार आपको सिगरेट के विज्ञापन, ऐनक के विज्ञापन ये दिखाई जाते थे। आजकल क्या दिखाई जाती है आपको? मैकडोनाल्ड संस्कृति अच्छी है, खाओ पियो की संस्कृति अच्छी है, योग वाली संस्कृति अच्छी है,
जापान की जो कम खाने की संस्कृति है वो अच्छी है, ऐसे करके। और वर्तमान में जो तर्क गढ़े जा रहे हैं वो किसके चारों ओर गढ़े जा रहे हैं? संस्कृति के चारों ओर गढ़े जा रहे हैं। तो वर्तमान का जो विलंबित पूंजीवाद है ये वस्तुओं की बजाय किस पे दावा बोल रहा है? संस्कृति के ऊपर दावा बोल रहा है। तो है क्या ये कुछ नहीं है, ये भी पूंजीपतियों का ही एक, पूंजीवाद का क्या है? एक नया स्वरूप है और कुछ भी नहीं है। अब चूंकि इनके पास बेचने के लिए वस्तुएं हैं, उनको तो धाप गए बेच बेच के। अब ये क्या बेचते हैं? संस्कृतियां बेचते हैं। कोई योग बेच रहा है, कोई अध्यात्म को बेच रहा है, कोई ईश्वर को बेच रहा है, ठीक है, कोई वो देवी देवताओं को बेच रहा है, कोई अपने परंपराओं को बेच रहा है, ये परंपरा सबसे अच्छी है, ठीक। अब ये चीजें आ गई है सारी की सारी। तो ये कौन सी अवधारणा है? दरअसल सांस्कृतिक अवधारणा है। तो ये आधुनिकतावाद की विरोधी है, मेगा नैरेटिव का विरोध करती है, विखंडन का समर्थन करती है कि चीजों को विखंडित, समग्र नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होनी चाहिए? चीजें खंड खंड, होल, समग्रता की बजाय क्या ज्यादा जरूरी है? विखंड। चीजों का एकीकरण मत करो, बल्कि उनको क्या करो? आप विखंडित करो। भाषा इनके लिए महत्वपूर्ण है। सत्य निरपेक्ष नहीं है, बल्कि सत्य है सापेक्ष है। ये कैसी अवधारणा है? सांस्कृतिक अवधारणा है। अब ये जो समर्थन करते हैं वो बहुलवाद का करते हैं, ये जो समर्थन करते हैं वो बहु संस्कृतिवाद का करते हैं, ये जो समर्थन करते हैं वो स्थानीयता का करते हैं, ये जो समर्थन करते हैं वो विकेंद्रीकरण का करते हैं। अकेले पाश्चात्य मूल्य ही महत्वपूर्ण नहीं है, पूर्व के मूल्य भी महत्वपूर्ण है। हमारी जीवन शैली, हमारी भाषा, हमारे खान पान, हमारे धर्म, वो भी महत्वपूर्ण है। सभी संस्कृतियां हैं वो महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी संस्कृतियों को उनके हिसाब से जीने का हक होना चाहिए। अब आ गया लोकलिटी। लोकलिटी बड़ी महत्वपूर्ण है, स्थानीयता पे बहुत ज्यादा बल देते हैं। स्थानीयता का तात्पर्य है कि हमारा जो आचार विचार है, हमारी जो भाषा है, हमारा खान पान, हमारी वेशभूषा, हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, हमारी रीतियां, वो कहाँ कौन सी होती है? स्थानीय होती है। तो आप ये मत सोचो कि जो पाश्चात्य चीजें हैं वही सत्य है, बल्कि आप जैसा जीते हैं वही क्या है? सत्य है। तो ये बल काय के ऊपर देते हैं? लोकेलिटी पे बहुत ज्यादा बल देते हैं। अब लोकेलिटी का तात्पर्य है कि आप शहर में रह रहे हैं, आप पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित है, आपके लिए जीन्स पहनना और इंग्लिश में किटर पिटर करना और पिज्जा खाना और फिर इंग्लिश फिल्में देखना और पॉप म्यूजिक सुनना, ठीक है, ये है आपके लिए। अब ये कहते हैं कि अगर आप अपने हिसाब से नाचते हो, अपने देसी नृत्य है, देसी कपड़े पहनते हो, आप अपनी भाषा बोलते हो, अपना भोजन करते हो, तो ये भी क्या है? ये भी ठीक है। तो ये भी सत्य है और वो भी सत्य है, तो वही सत्य क्यों? आपके सत्य सत्य क्यों नहीं है? तो ये काय पे बल देते हैं? आप इस लोकेलिटी पे बल देते हैं, आपके मूल्यों पे बल देते हैं। और ये किसी भी चीज को क्या करना चाहते हैं? विकेंद्रीकृत करना चाहते हैं। हर एक स्थापित परंपरा के ऊपर, स्थापित मूल्य के ऊपर ये क्या लगा देते हैं? प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि ये कोई भी चीज है नहीं, वो शक्ति संबंधों के द्वारा स्थायी बना दी गई है। अब ये बना दिया गया है कि स्त्रियां ही न चूल्हा चौका करेगी, और बच्चा जन्मने के बाद बच्चे की जो परवरिश है छोटे बच्चे को स्त्रियां ही करेगी। ये क्या है? ये कोई सार्वभौमिक ईश्वर प्रदत्त मूल्य है? नहीं है, बल्कि पितृ सत्तात्मकता ने अपनी शक्ति के माध्यम से समाज में इस मूल्य को क्या कर दिया है? स्थायी कर दिया है। तो बताओ, कोई स्थायी मूल्य होता है क्या? वास्तव में होता नहीं है। शक्ति के द्वारा मूल्यों को और विचारों को स्थायी किया जाता है। और किस मुद्दे पे चर्चा करें? ये परंपरावाद का विरोधी नहीं है, परंपरावाद का विरोधी नहीं है। अब ये देखो, ये बात कही है, ये परंपरावाद का विरोधी नहीं है, मैं ये बता रहा हूं आपको। तो ये बताओ, परंपराएं जो होती है या जो अपना जो पुराना दर्शन है, जिस राजनीतिक दर्शन है, इसका विरोधी है क्या? कि वो भी सही है,
परंपरावाद भी सही है, लेकिन आधुनिकतावाद जब ये कहता है ना कि सब चीजें वही सही जो हम कह रहे हैं, उसका विरोधी है ये परंपरावाद का विरोधी नहीं है। ठीक है, और बताओ किस मुद्दे पे है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत है, ये क्या कोई भी सही सिद्धांत नहीं है। जो कोई सही सिद्धांत हो, आदर्शवाद हो, यथार्थवाद हो, व्यवहारवाद हो, कोई भी सत्य नहीं है। और क्या करें इसमें महत्वपूर्ण है, क्या हुआ? हाँ, विकेंद्रीकरण स्थानीयता तो होगी। स्थानीयता तो क्या है, कोई भी स्थानीय स्तर पे कब पहुंचेगी, जब उसका क्या होगा, वो डिसेंट्रलाइज होगी। डिसेंट्रलाइज होगी तो हर चीज कहां कौन से लेवल पे पहुंच जाएगी, लोकल लेवल पे पहुंच जाएगी। हाँ हाँ, महत्वपूर्ण जिसकी मुद्दे की चर्चा करें तो भूल ही गए। ये जो बल देता है वो किस पे देता है, उपाश्रित वर्गों, उपाश्रित नहीं, ऐसा करते हैं, ये जो महत्वपूर्ण मानता है ये कौन से वर्ग को मानता है, हाशियाकृत वर्ग को महत्वपूर्ण मानता है। देखिए, एक तो ये ध्यान रखना, उत्तर आधुनिकतावाद ये कहता है कि हमारे साथ संकट क्या है। हमारे साथ संकट ये है कि हम किसी भी चीज के कितने रूपों को जानते हैं, दो ही रूपों को जानते हैं ज्यादातर। मैंने आपको बताया था कि या तो आप जानते हैं अंधेरे को, या आप जानते हैं उजाले को। रात को लाइट चली गई तो लाइट थी तो क्या आप कहते उजाला, लाइट चली गई तो आप कह रहे हैं ये अंधेरा है। अब तो प्रकाश और अंधेरा दो ही चीजें। आप मध्यम प्रकाश के बारे में, चांद के प्रकाश के बारे में आप बात ही नहीं करते। हमारी बुद्धि के साथ यही दिक्कत है कि हमने चीजों को कितने भागों में बांट रखा है, दो बहुविध, जबकि बुद्धि के बहुविध प्रकार होते हैं, सोच के बहुविध प्रकार होते हैं, मूल्य बहुत ही प्रकार के होते हैं। हम आज तक ये मानते आए हैं कि समाज में दो ही वर्ग होते हैं, एक महिला और एक पुरुष, दो ही लिंग होते हैं। जबकि हमें पता है कि थर्ड जेंडर और होता है, एक एलजीबीटी जो क्वीर समुदाय होता है, गे लेस्बियन, ऐसे भी लोग होते हैं। महिला और पुरुष दो ही नहीं होते। हम ये मानते हैं कि अमीर होता है और एक गरीब होता है। अमीर और गरीब नहीं होते, और भी बहुत सारे लोग होते हैं, आदिवासी होते हैं, दलित होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, और भी बहुत सारे होते हैं। हम ये कहते हैं एक सामंत होता है और एक किसान होता है, एक बुर्जुआ होता है और एक मजदूर होता है। आप इन दो को ही मत बांटो जैसा कि आधुनिकतावादी बांटते हैं। समाज में बहुत सारे मूल्य होते हैं, बहुत सारी परंपराएं होती है और बहुत सारे समूह होते हैं, और सबकी बातें क्या होती है, क्या सर्वहारावादी सही है क्या, या बुर्जुआवादी सही है क्या, इनके अलावा और भी बहुत सारे वाद है, वो भी क्या है, सही है। तो सारी वाद सही है, इस पे बल देता है। अब आ गया कि ये कौन से वर्ग को है वो समर्थन करता है। ये विरोध करता है इलिटिसिज्म का और कुलीन वर्गों का विरोध करता है। इसकी बजाय ये विरोध नारीवाद, पितृसत्तात्मकता का विरोध करता है, क्योंकि पितृसत्तात्मकता ने पुरुषों को सेंटर में लाके और महिलाओं को गांध धकेल दिया है हाशिए पे। तो ये उपाश्रित वर्गों का समर्थन करता है, गरीबों का समर्थन करता है, और ये जो नस्लीय रूप से, धार्मिक रूप से, जातीय रूप से पिछड़े हुए लोग होते हैं उनका करता है। ये नारीवाद को लाना चाहता है पितृसत्तात्मकता की बजाय। तो ये कौन से वर्गों को, जो उच्च वर्ग है उनको धकेल के, और जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, जो हाशियाकृत वर्ग है, उनको कहां लाना चाहता है, सेंटर में लाना चाहता है। इलिटिसिज्म का, कुलीन तंत्र का, अमीरी का और पाश्चात्यकरण का ये विरोधी है। तो ये हाशियाकृत वर्गों का समर्थन करता है। तो ये किसका समर्थन करता है, ये एलजीबीटी का समर्थन करता है, गे लेस्बियन का, ट्रांसजेंडर का। ये नारियों का समर्थन करता है, ये युवाओं का समर्थन करता है, ये शांतिवादियों का समर्थन करता है, ये परमाणु विरोधियों का समर्थन करता है, और ये नव सामाजिक आंदोलनों का समर्थन करता है। अब फिर देखें, ये समाज में सामंतों का समर्थन नहीं करता, पूंजीपतियों का समर्थन नहीं करता, पितृसत्तात्मकता का समर्थन नहीं करता, परमाणु बमों का समर्थन नहीं करता, वर्ग तंत्र का समर्थन है। तो कुल मिला के कर क्या रहा है, ये जो निश्चित निर्धारित परंपराएं हैं उनकी उल्टी परंपराएं, उनका समर्थन करता है। पितृसत्तात्मकता के बजाय नारी का, वर्ग तंत्र की बजाय युवाओं का, परमाणुवाद की बजाय शांतिवाद का, ये इकोलॉजी का समर्थन कर, आदमी की बजाय प्रकृति का साथ देगा ये जब संकट आएगा। तो इस प्रकार का है ये।
और महिला और पुरुष की बजाय या पुरुषों की बजाय ये महिलाओं का समर्थन करेगा, तो समाज में जो अलग अलग जो शोषित वर्ग है जो किसी भी प्रकार के, उनका समर्थन करता है और स्थापित वर्गों का क्या करता है, विरोध करता है। तो ये हमने उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताएं देखी। ये आधुनिकता का विरोधी, मेगा नैरेटिव्स का विरोध करता है। ऐसी बातें कौन बोलता है, ये आपका। हाँ, तो कुछ छोटी छोटी परिभाषाओं को अलग छांट लेना। एक टोनी एक और उसकी भी परिभाषा है आधुनिकता के बारे में। ये विखंडन का समर्थन करता है, भाषा को महत्वपूर्ण मानता है, सत्य को निरपेक्ष की बजाय सापेक्ष मानता है। क्या सत्य को सार्वभौमिक मानता है? क्या नहीं होता, सत्य सार्वभौमिक है। क्या ये सत्य को समग्र मानता है? क्या समग्रता की बजाय तो किसका बल देता है, ये विखंडन के ऊपर। ये कहता है एक सांस्कृतिक अवधारणा है। तो किसने कहा कि उत्तर आधुनिकतावाद जो कैपिटलिज्म है उसकी बाद की उदाहरणा है, लेट कैपिटलिज्म की सांस्कृतिक अवधारणा है। फ्रेडरिक जेमेसन ये बहुलवाद, बहुसंस्कृतिवाद, स्थानीयता और विकेंद्रीकरण पे बल देता है। थिंक लोकलिटी, सॉरी एक्ट लोकलिटी और थिंक ग्लोबली। वो क्या करता है, आधुनिकतावाद क्या कहता है बताओ? थिंक ग्लोबली और एक्ट ग्लोबली, ये उल्टा चलता है। ये पहला कहता है थिंक, सोच भले ही वैश्विक रखो, लेकिन कार्रवाइयां करनी है वो किस तरह के ऊपर करनी है, लोकल लेवल के हिसाब से जियो, परंपराओं के हिसाब से अपने। ये परंपरावाद का विरोधी नहीं है और हास्यकृत वर्गों का समर्थन करता है। अब हम विचारकों की चर्चा करेंगे, कौन कौन से विचारक हैं जो उत्तर आधुनिकता के समर्थक हैं। मेगा नैरेटिव्स दोबारा बताऊं क्या? ये मेटा कह लो चाहे मेगा कह लो, मेटा और मेगा ये दोनों हैं। मेटा नहीं तो आप कौन है इंग्लिश वाले बताओ भाई। मेटा एक बार देखो, हाँ जी, मेटा क्या होता है? देखो दो चीजें कर लेते हैं, मैं एक चीज बता देता हूँ। एक होता है, देखो मैं तो गड़बड़, मैं तो इनको एक ही मानता था, मैं हिंदी में बता देता हूँ। चलो, ये तो है महावृत्तांत, और इसकी उल्टा तो वो होते हैं, वो कौन से वृत्तांत होते हैं? लघु वृत्तांत होते हैं। लघु वृत्तांत होते हैं ये अस्थायी होते हैं। लघु वृत्तांत होते हैं लोकल होते हैं। लघु वृत्तांत होते हैं ये अल्पकालिक होते हैं। ये वो कौन से वृत्तांत होते हैं? ये लोकेलिटी से जुड़े होते हैं, अस्थायी होते हैं, अल्पकालिक होते हैं, ठीक है। ये तो छोटे छोटे वृत्तांत होते हैं, जीवन के छोटे छोटे स्वरूप होते हैं, आपको बांधने की ज्यादा कोशिश नहीं करते। जो होते हैं मेगा नैरेटिव्स, इनको हम बोलते हैं महावृत्तांत या वर्ध वृत्तांत बोलते हैं अपन इनको। अब हो सकता है कि मेगा नैरेटिव का उल्टा क्या होता है, आप कह रहे हो मेटा होता है। एक बार इस मुद्दे को रोक लेते हैं, क्योंकि इस हिंदी की शब्दावलियां तो अपने को समझ में आती है, इंग्लिश में मुझे नहीं पता कि मेटा और मेगा में अंतर है क्या। ये तो भाषा ही मुद्दा है, फिर भी देख लेते हैं सेम होते हैं दोनों, ठीक। ग्रांड, मेटा भी ग्रांड नैरेटिव होते हैं और मेगा भी ग्रांड नैरेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसको एक और बोल दो, चलो क्या बोल दो इसको, ग्रांड नैरेटिव बोल दो। क्या हुआ? किससे? नहीं नहीं, मैं आपको भी सही मान रहा हूं, उन्होंने देखा है तब कह रहा। अच्छा, मेटा लघु होता है, चलो मान लेते, चलो एक बार छोड़ते। देखिए ऑनलाइन वालों, यहां ऑफलाइन में बहस शुरू हो गई है। वो देखिए, ये तो कोई बहस ही नहीं है, मुख्य मुद्दा तो ये है कि हिंदी में तो ऐसा ही लिखा आएगा, एक महावृत्तांत होता है और एक लघु वृत्तांत होता है। अब लघु को यहां मेगा और ग्रांड को क्या कहा जाता है, ये तो इसका उल्टा क्या है इंग्लिश में, ये खोजने की कोशिश जारी, खोज लेंगे। एक बार मुद्दे को क्या कर देते हैं, वो स्टॉप कर देते हैं इसको। एक वो आता है ना, वो इंग्लिश उर्दू का शब्द है, वो मुतलवी क्या कर देते हैं, वो एक बार रोक देते हैं ना, ठीक है।
चलो छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, ये बहस का मुद्दा है, बाद में देख लें। अधिकारों के बारे में इनका कहना क्या है? अधिकार वो ही नहीं है जिनकी चर्चा कौन कर रहे हैं? वेस्टर्न वाले करते हैं। उनके अलावा भी और अधिकार है। तो जब आप ये हम कहते हैं कि जब बहुसंस्कृतिवादी हैं तो बताओ इनके अधिकार क्या होंगे? ये धार्मिक धर्मनिरपेक्ष की बजाय धार्मिक अधिकारों की भी चर्चा कर सकते हैं। तो ये कहते हैं कि देखिए कोई भी एक मुद्दा है ना, उसके बारे में निश्चित विचार नहीं है, वो भी ठीक है, और आप औरों के बारे में सोचते हैं वो भी ठीक है। अब हम उन विचारकों की चर्चा करेंगे जिन्होंने उत्तर आधुनिकतावाद है उसको नया नया स्वरूप दिया है। कौन कौन से ऐसे विचारक है? करें क्या? आज बहुत ही ये है वो, चलो करते हैं। उत्तर आधुनिकतावादी विचारक करते हैं, चलो जितने हो जाते हैं उतने कर लेते। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स करते हैं। पहले जो सामान्य सिंपल थिंकर्स हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए एक तो याद रखना कि इनके ऊपर जो अस्तित्ववादी विचारक है, सोरेन किरकेगार्ड है, हाइडेगर है, इनका बहुत बड़ा प्रभाव है। अस्तित्ववादी विचारक करवाया था मैंने आपको। ये नीत्शे है इनका, बोद्रिलार्ड, जेम्स बोद्रिलार्ड, ये फ्रांस का है। और इसकी जो पुस्तक है वो याद रखना, वो है सिमुलेशन। और इसको दो ही शब्दावलियों के माध्यम से हम समझ लेंगे। सिमुलेशन होता है प्रतिकृति, फोटोकॉपी कह लो, एक की दूसरी जैसी होती है उसको सिमुलेशन बोलते हैं। अब इसकी दो शब्दावलियां, एक तो पुस्तक भी है और एक इसकी शब्दावली है। इस आजकल क्या शब्दावली यही पूछते हैं, हाइपर रियलिटी। पहले तो सिमुलेशन की चर्चा करते हैं। ये कहता है एक होती है मूल प्रति और एक होती है उसकी फोटोकॉपी। अब ये जो फोटोकॉपी होती है ना, ये बिल्कुल हूबहू किससे मिलती जुलती होती है? मूल प्रति से फोटोकॉपी मिलती जुलती होती है, और उतनी चलती है जितनी कौन चलती है? मूल प्रति चलती है। इन दोनों में आपको कोई अंतर नहीं नजर आएगा। तो आप क्या करते हैं कि फोटोकॉपी को क्या मानने की भूल कर बैठते हैं, मूल प्रति मानने की भूल कर। तो फोटोकॉपी है, वो तो सिमुलेशन है। ऐसा ही किया जाता है वर्तमान युग में। ये कहते हैं वर्तमान युग में क्या जाता है, एक विचार पैदा किया जाता है, फिर विभिन्न जो संचार माध्यम है उसके माध्यम से आपके दिमाग पे उसको धकेला जाता है। जब वो धकेला जाता है, जब बार बार आपको एक ही चीज कही जाती है ना, तो आपको ये लगता है कि ये बात क्या है, रियल है। छोटा सा उदाहरण देखते हैं। हिटलर का एक प्रचार मंत्री हुआ करता था, गोइबल्स, याद आ रहा है? वो कहा करता था कि एक झूठ को 100 बार बोलोगे तो क्या बन जाएगा, वो सच बन जाएगा। ऐसा ही किया जाता है आधुनिकतावाद में। आधुनिकतावाद में कोई भी एक विचार पैदा हुआ, मूल्य पैदा हुआ, संचार माध्यमों से उसका ऐसा प्रचार किया जाता है कि वो विचार और मूल्य क्या लगने लगता है, हमें सत्य लगने लगता है, जबकि वो सत्य होता नहीं है। इसको वो क्या बोलता है, हाइपर रियलिटी। अब ये जो पाश्चात्य प्रभुत्व है, इन्होंने क्या किया, 100-200 साल तक ये कहते कि लोकतंत्र अच्छा है, लोकतंत्र अच्छा है, उदारवाद अच्छा है, पूंजीवाद अच्छा है। परिणाम क्या निकला, अच्छा नहीं था, फिर भी हमारे दिमाग में बैठ गया, हमने इसको क्या मान लिया, अच्छा मान लिया। तो एक दिन फिर एक शैम्पू का एड आया कि काले घने बालों के लिए क्लिनिक प्लस शैम्पू लगाइए, 1 बार 2 बार 3 बार। पहले हमने कहा झूठ बोल रहा है, काले घने बाल है वो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, शैम्पू से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने 101 बार ऐड दिखाया था, तो अब आप उसको सत्य मानने लग गए हैं, क्योंकि वो जितने भी काले घने बाल दिखाता है हर बार किसको दिखाता है, क्लिनिक प्लस को, काले घने बालों के साथ। अब आप मानने लगे, आप फट से किसको रियल मान लेते हैं, उस शैम्पू को रियल
मान लेते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका कोई मूल्य, कोई परंपरा, कोई विश्वास बार बार धकेला जाता है आपके मस्तिष्क में, तो आप उसको क्या मानने लगते हैं? आधुनिक युग की, आधुनिकतावाद की यही विशेषता है। अंग्रेजों ने ऐसा ही किया हमारे साथ, ऐसा ही किया है ओरिएंटलिस्ट के साथ, पास पूर्ववाद के साथ, पूर्व संस्कृतियों के साथ, इन्होंने अपनी हर चीज हमारे दिमाग में घुसा दी है। इंग्लिश श्रेष्ठ है हर मामले में, चाहे वो आफ्टर 8 PM हो और चाहे उससे पहले हो। ये किसने घुसाई है? ये अंग्रेजों ने घुसाई है। एलोपैथी सबसे अच्छी है, अंग्रेजों की दवाइयां, ठीक, अंग्रेजी भाषा सबसे अच्छी है, अंग्रेजी ज्ञान सबसे अच्छा है। अच्छे भले पढ़े लिखे लोग इनके जाल में ज्यादा फंसे हुए। क्यों? क्योंकि वो उसको क्या मानते हैं? उन्होंने रियलिटी मान लिया है, इसको हाइपर रियलिटी बोलते हैं। ये है बोद्रियार्ड का सिमुलेशन ऑफ हाइपर रियलिटी। अब चलते हैं जीन फ्रांसिस्की, सॉरी माफी चाहूंगा, जीन फ्रांसिस्को लियोटार्ड। लियोटार्ड की एक पुस्तक तो हम कर चुके हैं बार बार, पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। एक और है टुवर्ड्स पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये पुस्तकें याद रखना, इनकी बहुत ही आती है। लियोटार्ड बहुत ही फेमस विचारक है। कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं है, उत्तर आधुनिकतावाद है। किसका विरोध है? मेगा नैरेटिव्स का। तो कौन है जो पोस्ट मॉडर्निज्म को मेगा नैरेटिव की असफलता, प्रतिरोध और विरोध के रूप में प्रकट करता है कि उत्तर आधुनिकता कुछ नहीं है? किसका विरोध है? मेगा नैरेटिव्स का या ग्रांड नैरेटिव्स का। धर्म मेगा नैरेटिव, विचारधाराएं मेगा नैरेटिव। ये कह रहे हैं आपके आमंड और पावेल और ये सारे, ये जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल है, सिस्टम थ्योरी है, कि सिस्टम थ्योरी के माध्यम से क्या किया जाएगा? हर एक देश का सिस्टम है ना आपके समझ में आ जाएगा। तो एक ही ऐसा विचार पैदा करेंगे, सभी देशों में वैसी व्यवस्था है ना वही अच्छी होती है। तो ऐसी व्यवस्थाएं हमारे ऊपर किसने थोपने की कोशिश की है? डेविड ईस्टन ने। और ऐसी व्यवस्थाएं आमंड ने थोपने की कोशिश की, हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये सब क्या है? चाहे विचारधाराएं हो, चाहे व्यवहारवाद का ज्ञान को सार्वभौमिक बनाने का दावा हो, और चाहे ये धर्म हो, ये सारे के सारे क्या है? मेगा नैरेटिव्स है। लियोटार्ड। जातियां क्या है? मेगा नैरेटिव्स है। इसमें जन्म लिया आपके हर चीज निर्धारित करेगी जीवन का ये। तो वो चीजें जो आपके जीवन का सब कुछ निर्धारण कर देती है, आपको मौका ही नहीं देती कुछ करने का, वो क्या कहलाती है? मेगा नैरेटिव्स कहलाती है। लियोटार्ड। फिर ये कहता है कि उत्तर आधुनिकतावाद अतिशय संवेदनशील है। अतिशय संवेदनशील, हाइपर सेंसिटिव है। हाइपर सेंसिटिव का तात्पर्य है कि आप कुछ भी बोलो कि ये सही है, वो फट से सेंसिटिव हो गई, ये सही नहीं है। या आप कह रहे हो इसको सही है, आपकी नजर में सही हो सकता है, मेरी नजर में सही नहीं है। तो ये अतिशय संवेदनशील है। अब अपन चर्चा करते हैं फ्रेडरिक जेमेसन की। फ्रेडरिक जेमेसन ये कहता है कि ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, ये एक कल्चरल लॉजिक है, काय का? लेट कैपिटलिज्म का। तो किसने उत्तर आधुनिकता को विलंबित पूंजीवाद का सांस्कृतिक तर्क कहा है? चलिए जी, ये कहा है फ्रेडरिक जेमेसन ने। जेमेसन दरअसल एक मार्क्सवादी विचारक है। ये कहता है कि पहले तो पूंजीवाद ने जो कब्जा किया लोगों के मन के ऊपर, वो कब्जा किया उदारवादी विचारधारा के माध्यम से, वो किया वस्तुओं के माध्यम से। अब ये जो लोगों पे कब्जा करेगा उसके लिए क्या गढ़ेगा? सांस्कृतिक तर्क गढ़ेगा। और अब ये जो वर्तमान में देखिए अमेरिका है ना, ये बहुत ही समान बेचता है।
अब ये ना अपना कोका कोला बहुत ही बेच जाता है, अपनी पेप्सी बेच जाता है, अपना पिज्जा बेच जाता है। ठीक, इसके लिए वो किसका प्रचार करता है? अपनी संस्कृति का, कि मेरी संस्कृति सबसे श्रेष्ठ संस्कृति है। जब अपन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में अमेरिकी वर्चस्व देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इस पूरे संसार में किसका कल्चरल हेजेमनी है? अमेरिका। आजकल जो तर्क गढ़े जाते हैं वो कौन से तर्क गढ़े जाते हैं? सांस्कृतिक तर्क। पहले तो इन्होंने ये तर्क गढ़ा कि उदारवादी विचारधारा सबसे अच्छी है, तो फिर उन्होंने इसको कह के और उद्योगवाद ले आए और अपनी वस्तुएं बेच दी सारी की सारी। अब विचारधारा के आधार पर चीजें नहीं बिक रही है, तो अब क्या करें? हमारी संस्कृति क्या है? सबसे श्रेष्ठ है। ये कहती है कि खाओ पियो और ऐश करो। अब खाओ पियो ऐश करो तो क्या क्या पहनो? तो कि रेबन के चश्मा पहनो, एलन सोली के जूते पहनो, या जो भी है, एडिडास पहनो, ये कह रो। अब ये अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ दिखाते हैं। वस्तुओं को कैसे जोड़ दिया इन्होंने? संस्कृति, अमेरिकन संस्कृति। अब युवा क्या अडॉप्ट कर रहे हैं? अमेरिकन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं, उनके खान पान अडॉप्ट कर रहे हैं, वो सारे अमेरिकन होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कैसा पूंजीवाद है? जो बाद में आया हुआ पूंजीवाद है ये पूंजीवादी शोषण का ही तरीका। कौन? उत्तराधुनिकतावादी। लेकिन ये अब क्या गढ़ते हैं? सांस्कृतिक तर्क गढ़ते हैं। अब ये विचारधाराएं नहीं गढ़ते, उद्योगवाद विज्ञानवाद ऐसे नहीं गढ़ते। आज के लिए कैसे तर्क गढ़ते हैं? सांस्कृतिक तर्क गढ़ते हैं। जेमेशन और चर्चा करें, एक आधा विचार की तो और करें है, डेरिडा कर लेते हैं। डेरिडा के तो ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी। डेरिडा, डेरिडा का इतना ही है, इसको हम कहते हैं, इसकी पुस्तक है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। ये तो इसकी पुस्तक याद रखना, ग्रामेटोलॉजी डेरिडा की। ये भी फ्रांसीसी विचारक का बहुत बड़ा। और हम इतना ही कहते हैं कि ये पिता है विखंडनवाद का, डी कंस्ट्रक्टिविज्म का, विखंडनवाद का पिता है। ये कहता है कि इस संसार को समझना है तो उसके लिए किसको समझना पड़ेगा? पहले भाषाओं को। क्योंकि संसार के बारे में हमारा जो भी हमारे मन में विचार बनता है वो काय के माध्यम से बनता है? भाषा के। तो भाषा के निश्चित निहितार्थ है, उनसे परे जाके भी हमें सोचना होगा। तो डेरिडा वो है जो किसको महत्वपूर्ण मानता है? भाषा को महत्वपूर्ण मानता है। और ये विखंडनवाद पे बल देता है कि चीजों को समग्र रूप में समझने की कोशिश मत करो, एक साथ समझने की कोशिश मत करो, बल्कि चीजों को तोड़ तोड़ कर समझने की कोशिश करो। आप मार्क्स को पढ़ रहे हो, मार्क्स क्या करता है? हर चीज को आपस में क्या समझाता है? जोड़ जोड़ के समझाता है। वो पहले भौतिक पदार्थों को लेके आएगा, फिर राज्य को लेके आएगा, फिर कानूनों को लेके आएगा, फिर वो साहित्य को लेके आएगा, धर्म को लेके आएगा, इन चीजों को आपस में जोड़ देगा कि आप ऐसा मत करो, आप सब चीजों को क्या कर लो? अलग अलग करो और फिर उनको समझने की कोशिश करो। तो समग्रता की बजाय ज्यादा जरूरी चीज क्या है? विखंडन है। तो जब विखंडन करोगे तो आपको बहुत सारे नए निहितार्थ और नई नई चीजें मिलेगी। जब आप किसी चीज को जोड़ जोड़ के पढ़ते हो तो नई चीजें मिलती नहीं है। तो आप चीजों को बिखेरो, बिखेरोगे ना तो ही चीजें सही समझ में आएगी। अगर आपने बिखेरने की बजाय क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया। एकीकरण का तात्पर्य कि पूरा संसार एक अंग्रेजी भाषा बोलेगा, पूरे संसार में एक ही चिकित्सा पद्धति होगी, कौन सी? तो वो एलोपैथी होगी। तो इसका मतलब है कि बाकी जो आयुर्वेद है वो भी तो अपनी जगह है सही है, बाकी भाषाएं भी अपनी जगह सही है। तो आप एकीकरण समग्र ऐसी चीजें मत करो, बाकी चीजों का क्या करो? आप तोड़ो, अलग अलग विकेंद्रीकरण कर दो, उनका विखंडन कर दो। ये किसके विचार है? जेम्स डेरिडा के। आज इतना ही करें, कल हम चर्चा करेंगे मिशेल फूको की और बाकी बचे हुए लोगों। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।